खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पटना सिटी द्वारा अत्याधुनिक ब्लड बैंक का भूमि पूजन सह शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल विश्वासनाथ आलेंकर द्वारा किया गया। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव, पटना की मेयर सीता साहू समेत अन्य अतिथि शामिल हुए। वहीं विभिन्न स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और ब्लड बैंक से जुड़ी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। राज्यपाल विश्वनाथ आलेंकर ने कहा कि आज बिहार विकास की अनेक गाथा लिख रहा है, जिसमें आज फिर एक नई गाथा जुड़ गई। अत्याधुनिक ब्लड बैंक की सुविधा मिलने से अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना होगा और इलाज में देरी से मुक्ति मिलेगी। देखिए, पटना सिटी के लिए बहुत दिनों से हम लोग की मांग थी और ये बहुत ज़रूरत थी इस पूरे क्षेत्र में। पटना सिटी नहीं, इसके आसपास अगल बगल जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में ब्लड एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जो हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में, और उसका साधन सही नहीं होने से बहुत सी मौतें हो जाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक सोचा था कि यहाँ ब्लड बैंक की स्थापना हो। बड़े बड़े व्यवधान आए किसी तरह से, लेकिन ये मैं यहाँ के राज्यपाल का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने खुद आगे बढ़ के इस काम को अपने हाथ में लिया। फार्मेसी छात्र संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिससे इनका भविष्य बर्बाद हो गया है। संगठन में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि अगर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो मत करें, लेकिन हमें जहर दे दें, हम जहर खा लेंगे। इनका कहना है कि सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कर रही है, और अब जब सरकार में है एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं तब भी वह रजिस्ट्रेशन करने का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम लोग आर पार की लड़ाई में हैं। सरकार अब हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करती है तो हमें जहर ही दे दे। एसआर की म्यूजिक प्रस्तुत फिल्म रंग दे बसंती के रिलीज पर लगे ग्रहण के बीच फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने फिल्म को रिलीज करने के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि सारे क्लियरेंस के बाद फिल्म के नाम पर ऐतराज करना उचित नहीं है। खेसारी लाल यादव ने एक पब्लिक शो के दौरान कहा कि भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म है रंग दे बसंती। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर क्यों रोक लगा दी, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म हर जगह से ओके है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन साहब को ही पता नहीं क्या समस्या है। चेयरमैन प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को इतना वायरल कर दीजिए ताकि हमारा ये मैसेज प्रधानमंत्री जी को मिले और हमारा सिनेमा पास हो जाए। खेसारी लाल ने प्रसून जोशी के मंसूबे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर उन्हें इस फिल्म से क्या दिक्कत है। बता दें कि इससे पहले फिल्म के निर्माता रोशन सिंह ने भी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। उसको 4 से 5 दिन में 6 से 7 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत प्यारी हम लोगों ने उसको कश्मीर में शूट किया, लेकिन थोड़ा सा सेंसर बोर्ड की वजह से 15 दिन में पास हो जाती है चीज़ें, बट हमारे सेंसर बोर्ड के चेयरमैन क्यों हमारे सिनेमा को रोक के रखे हैं ये समझ में नहीं आ रही है। भोजपुरी की सबसे बड़ी सिनेमा है रंग दे बसंती और हर जगह से पास है, लेकिन चेयरमैन साहब का क्या प्रॉब्लम है। 22 तारीख को सिनेमा रिलीज है, तो मैं जितने भी लोग हैं इस वीडियो को जरूर हर जगह फैलाइए। बरेली में रविवार शाम चौपला ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के ट्रैक पर काफी महिलाएं बैठ गईं। महिलाओं ने अंडरपास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने मोदी तेरा परिवार मांग रहा रास्ता अब की बार के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार शाम चौपला ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के ट्रैक पर महिलाएं बैठ गईं। महिलाओं ने रास्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने मोदी जी तेरा परिवार मांग रहा रास्ता अब की बार के नारे लगाए। महिलाओं को काफी मुश्किल से ट्रैक से हटाया गया। इसके बाद ट्रैक से रेल संचालन शुरू हो सका। यह लोग महाजन कल्याण संघर्ष सेवा समिति के नेतृत्व में अंडरपास की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने रेलवे प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। इसकी जानकारी मिलते ही जीआरपी कोतवाली और सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मगर प्रदर्शनकारी ट्रैक से नहीं हट सके। इसके बाद काफी समझाया गया, तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारी हटे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार को प्रेषित किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? आज क्या मामला है यहाँ पर, क्या असल में
कुछ समय पहले जो रास्ता था, पहले ये सब फ्लाईओवर कुछ ना नीचे भी नॉर्मल लाइन है, तो लोग निकलते थे और फिर उसका ये रेलवे ने मानव रहित क्रॉसिंग कर दिया इसको। अब कल परसों से यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चलती है। पहले तो ये कहा गया था कि यहाँ से एक बनाया गया था और एक अंडरपास बनाएगा। रोहतास जिले के विक्रमगंज एसडीएम अनिल बरसाक ने कार्यालय में धमकी देने तथा दुर्व्यवहार करने वाले भीम आर्मी के 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। विक्रमगंज एसडीएम अनिल बरसाक ने बताया कि विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के आम पोखर में अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा था। इसी बीच विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में भीम आर्मी के गोल्डन पासवान तथा मनीष कुमार ने एसडीएम से आवेदन की रिसीविंग मांगने लगे, जिस पर एसडीएम ने लिपिक के पास जाने के लिए कहा। इसी बीच भीम आर्मी के मौजूद लोग दुर्व्यवहार के साथ एसडीएम पर SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की धमकी देने लगे हैं तथा मौजूद कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। इसी बीच क्रोधित एसडीएम ने विक्रमगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराकर दोनों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद भीम आर्मी के पीड़ितों का कहना है कि आम पोखर में भूमिहीनों को बेघर किया गया है, उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। इसके आवेदन को लेकर एसडीएम के पास पहुंच गया तो उन्होंने रिसीविंग आवेदन को नहीं दिया। इसके बाद लोगों ने कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए। एफआईआर दर्ज कराकर बाउंड पर छोड़ा गया। लोगों ने बताया कि कितना भी एफआईआर हो जाए लेकिन भूमिहीनों को न्याय के लिए लोग लड़ते रहेंगे। तो कुछ लोग थे भीम आर्मी के, वो आए थे अनुमंडल कार्यालय में और एक आवेदन दे रहे थे कि एक अतिक्रमणवाद जो चल रहा है उसमें भूमिहीन लोगों का अतिक्रमण हट रहा है, मतलब भूमिहीन लोगों का घर हटाया जा रहा है या घर तोड़ा जा रहा है। जबकि जो है इस संदर्भ में मैंने पहले भी जो अंचल अधिकारी है उनसे बात किया था कि क्या वाकई भूमिहीन लोगों का अतिक्रमण हट रहा है, तो उन्होंने एक स्पष्ट किया था कि नहीं सर, किसी भी भूमिहीन का अतिक्रमण नहीं हट रहा है। हम लोग मुंडहर पंचायत अंतर्गत आमा पोखर गाँव में भूमिहीन परिवार के जो है कि घर को उजाड़ दिया गया था शासन के द्वारा, विक्रमगंज द्वारा। हम लोग जो है कि भूमिहीन परिवार को जो है कि जमीन दिलाने के लिए हम लोग मांग कर रहे थे और आवेदन दिए थे, उसका रिसीविंग मांग रहे थे एसडीएम साहब से, लेकिन एसडीएम साहब रिसीविंग ना करके हम लोग को जो है कि देखिए बेल दिए हैं थाना से, हम लोग को बेल कराना पड़ा है। जालौन में एसओजी सब विलास और कुठोंद पुलिस की सलीम गुर्जर गैंग के 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश सहित 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इन घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की जिन बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, इन्होंने 1 माह पहले दंपति को गोली मारकर लूटपाट की थी। मुठभेड़ के दौरान इन बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस के साथ लूटे गए आभूषण बरामद किए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मुठभेड़ के बारे में जालौन के सीओ राम सिंह ने बताया कि 18 फरवरी की शाम को कुठोंद थाना क्षेत्र के जलौनी माता मंदिर के पास यमुना पुल पर औरैया से शादी समारोह से लौट रहे एक दंपति को गोली मारकर लूटपाट की गई थी। इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगी हुई थी। सीओ राम सिंह ने बताया कि सलीम गुर्जर डकैत गैंग का सदस्य 25,000 रुपए का इनामी बदमाश रिजवान के खिलाफ औरैया, जालौन, इटावा, कानपुर जनपद के अलग अलग थाने क्षेत्र में 24 मामले लूट, हत्या, गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। जबकि पंकज के खिलाफ जालौन, कानपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद सहित अन्य जनपदों में लूट, गैंगस्टर सहित 28 मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज इसी सुरगरासी पतारसी के दौरान थाना कुठौंद के जलौनी माता के समीप जब चेकिंग की जा रही थी तो 2 बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस पार्टी ने गोली चलाई है तो उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों बदमाश उसी पूर्व की घटना में शामिल रहे हैं जो 18 फरवरी 2024 को हुई थी। इन दोनों बदमाशों ने अपना नाम क्रमशः रिजवान उर्फ लूला, पुत्र अशरफ, उम्र लगभग 40 वर्ष, अकबरपुर, थाना आयाना, जनपद औरैया बताया। प्रतापगढ़ में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया है, जहां से बेहतर उपचार के लिए मासूम को प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। अरनौद थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। मासूम बच्ची पानी भरने गई थी। हैंडपंप के पास ही खाली निजी यात्री बस खड़ी हुई थी, जिसमें घात लगाकर बैठे एक दरिंदे ने मासूम के साथ बस में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है, पर मैं खुद आया हूँ। बच्ची अभी इलाज चल रहा है उसका, उनके परिजनों ने रिपोर्ट दी है और उस पर कार्रवाई भी जारी है। सर रिपोर्ट में छपरा जंक्शन स्टेशन पर भारतीय रेल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजना का लोकार्पण किया।
छपरा जंक्शन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद से रिमोट द्वारा सभी योजनाओं का लोकार्पण किया। छपरा जिले में छपरा जंक्शन, छपरा कचहरी, मशरक रेलवे स्टेशन पर स्टॉल और छपरा मांझी रेलखंड के दोहरीकरण का लोकार्पण किया और सिवान जिला के चैनवा स्टेशन पर भी स्टॉल का लोकार्पण हुआ। छपरा जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में आयोजित समारोह में महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, छपरा विधायक डॉक्टर CN गुप्ता और छपरा महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता शामिल हुए। हालांकि इस महत्वपूर्ण समारोह में छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी शामिल नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री और महकमे को मैं हृदय से सारण वासियों की तरफ से बधाई दूंगा कि आज 100 करोड़ रुपए के आज सौगात सारण के लिए उन्होंने दिया, जो लंबित मांग था और जो समस्या के रूप में खड़ी थी। आप मांझी से लेकर के कचहरी तक दोहरीकरण यह समान बात नहीं है। मांझी में हम पुल पर हेलते थे तो एक ट्रेन को आधे घंटे तक कभी कभी इंतजार करना पड़ता था, उधर बकुलाहा में इधर मांझी में। आज वह सारी समस्याएं दूर हो गई। इसका लाभ आज हमारे सारण वासियों को यात्रा करने में भरपूर मिलेगा। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। कानून के लागू होने के बाद सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय आने लगी है। जदयू के MLC खालिद अनवर का मानना है कि इस कानून के आधार पर नागरिकता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जदयू लोकसभा और राज्यसभा में इस कानून के पक्ष में इसलिए खड़ी थी क्योंकि यह कानून वैसे ही अल्पसंख्यक लोगों के लिए वरदान साबित होगा, जो अन्य देशों में रहकर प्रताड़ित हो रहे हैं। खालिद अनवर ने बिहार के नागरिकों से अपील की है कि वह जात पात और धर्म की राजनीति करने वाले दासजी दलों के भ्रामक विचारों से बचकर रहें। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, खासतौर से बिहार के लोगों से, कि ये शहरियत देने का कानून है और जो लोग बाहर से आए हैं उनको कैसे सिटीजनशिप दिया जाए, चाहे वो बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हों, जहाँ के लोग हों, उनको शहरियत कैसे दी जाए, कैसे सिटीजनशिप दिया जाए, उसके लिए ये कानून बनाया गया है। CAA को लेकर भाकपा माले से विधायक संदीप सौरभ ने बयान दिया है। CAA को लेकर भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि इससे भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना हंगामा पहले फैलाना था फैला चुके हैं। भाजपा को राम मंदिर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो यह CAA को लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि देश की जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी से मतलब है और यही कारण है कि महाकाल बनने की रैली में लाखों लोग आ गए, जबकि नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियां खाली थी। इसका मतलब यह लोग समझ गए हैं। CAA तो इसलिए लाया गया, CAA तो लोग चाहते थे पहले से लाना, लेकिन कल जिस तरीके से आनंद फानन में शाम को CAA की घोषणा की गई, ये सीधे सीधे लगता है कि देश के अंदर, लोगों के अंदर जो चर्चा चल रही है पिछले कई दिनों से कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिसने देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको कैसे मैनेज कर लिया जाए। और आज की हिंदी अखबारों को देख करके हम यही जो अंदाजा था वही हुआ। भोजपुर जिले के गजराजगंज थाना क्षेत्र के चौकीपुर गांव में सोमवार की रात महज एक खिल्ली खैनी के विवाद को लेकर एक युवक को चाकू मार दी गई। जख्मी युवक को चाकू बाएं साइड पंजरी एवं बाएं हाथ में बाह पर लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जख्मी किशोर गजराजगंज थाना क्षेत्र के चौकीपुर गाँव निवासी स्वर्गीय चंद्रदेव पासवान का 17 वर्षीय पुत्र बैजू कुमार है। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गजराजगंज थाना अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं। काहे मरला का चाकू? काहेला चाकू मरला सर? वो खाने मंगला, खाने ना देनी है तो वो बीख लखले रहे, ओकर बगानी में घुसनी है। अभी रंजन मरला हन, गोविंद मरला हन, फिर जाके हाउ मरला। 4 को 5 को रहा सर? 4 को 12 मारो पीट कैला सर? ना मारो पीटी ना कोई लादम पीछे ले रही, अब सीधे घोप दिला सर। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने देश में लागू हुए CAA पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने मुद्दों से ध्यान भटकने तथा हेडिंग बदलने के लिए CAA की अधिसूचना जारी कर दी है और इसे पूरे देश में लागू कर दिया है। एजाज अहमद ने कहा है कि जब देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है, जब देश के लोग महंगाई से परेशान हैं, तब नरेंद्र मोदी को सरकार के पास इन सभी का जवाब नहीं है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बीजेपी सरकार को घेरा, तब हेडलाइन बदलने के लिए रातों रात नरेंद्र मोदी सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी कर दी, जबकि सीएए दोनों सदनों से 4.5 साल पहले ही पास हो गया था। चुनाव के ठीक पहले इसकी अधिसूचना जारी करके नरेंद्र मोदी की सरकार एजेंडा सेट करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सीएए को अपने पिटारे से लेकर के बाहर आई है हेडलाइन बदलने के लिए। जब नौजवान इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। नौजवानों को रोजगार का मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। महंगाई के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अनारवाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंडी परिषद द्वारा 65 लाख रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 22.5 लाख की लागत से विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 42 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुष्पगुच्छ एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। किन मुख्य मुद्दों को लिया और क्या आपको लगा इससे लोकसभा चुनाव? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हमारी सरकार सबके साथ सबका विकास, सब स्वास्थ्य और सबका प्रयास सारे को लेकर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार की तारीफ। द्वारका एक्सप्रेसवे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तत्परता की सराहना। हरियाणा के विकास के लिए मनोहर लाल जी जैसे दिन रात कार्य करते हैं, उसने प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नेटवर्क तैयार किया। मैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत पुराने साथी, दरी पर सोने जमाने से हम साथी। मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल होती थी, मुझे पीछे बैठाकर रोहतक से गुरुग्राम तक लेकर आते थे। हरियाणा का हमारा ये भ्रमण मोटरसाइकिल पर रहा। उस समय रास्ते छोटे थे, मोटरसाइकिल पर आते हुए दिक्कतें होती थी। आज खुशी है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। विकसित भारत विकसित हरियाणा के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार सशक्त कर रही है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए बूथ मैनेजमेंट पर विशेष फोकस कर रही है। लोकसभा और जिला स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक हो चुकी है। अब विधानसभा स्तर पर भी चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक आयोजित की जाएगी। ये सभी बैठकें 17 मार्च तक आयोजित होंगी। इसके बाद शक्ति केंद्रों की बैठक होगी, जिनमें प्रत्येक बूथ की 11 लोगों की टीम इन बैठकों में शामिल होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पिछले काफी समय से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है और अब सभी वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी देने के साथ साथ बूथ स्तर के मैनेजमेंट को भी विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। क्या रणनीति बन रही है? देखिए, हमारी प्रदेश की चुनाव टोली और प्रबंधन समिति की बैठक हमारी हो चुकी है, लोकसभा के स्तर की भी हो चुकी है। अब हमारी विधानसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जो विधानसभा की कोर टोली है, उसकी बैठक के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उन बैठक को ले जाएंगे। 17 तारीख तक हमारी ये बैठकें सब स्थानों पर, सब विधानसभा पूर्ण हो जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ।